अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए और इसका कंटेंट देखते हैं। उसके बाद कि आपका सिलेबस क्या है, तो कंटेंट ओपन करिए। पिछली बार हमने जब पार्ट 5 पढ़ाया था तब आपको बताया था इसका कंटेंट सिलेबस हाफ ईयरली का, यानी तो सिलेबस में हाफ ईयरली के सिलेबस में चैप्टर नंबर 15 से लेकर ये पूरा चैप्टर नंबर 26 तक। एक मिनट, अब देखिए चैप्टर नंबर 15 से लेकर चैप्टर नंबर 26 तक यहाँ, और एक चैप्टर इधर यानी 27। तो 27 तक हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक, हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पेज चैप्टर नंबर 27 तक आपको पढ़ना है। और जो पीए फर्स्ट का आपका सिलेबस है, ये वाला चैप्टर नंबर 1 से 14 तक, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये आपने टेस्ट में दे दिया है, ये टेस्ट वाला अब एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या आएगा हमारा चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18। ये पार्ट 5 में हमने पिछली बार ये कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19, 20, 21 और 22, यानी पार्ट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 7 रह जाएगा, जो कि हमारा लास्ट होगा, यानी चैप्टर नंबर 24, 23, 24, 25, 26 और इधर एक 27। ये हमारा आखिरी होगा पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 5, 6 और पार्ट 7 यही आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम आज पार्ट 6, चैप्टर नंबर 19, कंट्रीज़ एंड प्लेसेस क्विज़। 24 पेज नंबर 24 ओपन करिए। कंट्रीज़ एंड प्लेसेस क्विज़। कुछ कंट्रीज़ और प्लेसेस के क्विज़ हैं यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन हैं, पूछे जा रहे हैं आपसे। हर बार की तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें पता है यहाँ पर पार्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर पार्ट कौन सा है हमारा, पार्ट 6 है। तो यहाँ पर पार्ट 6 लिख दिए। डेट हमने छोड़ दी है, क्योंकि डेट आपको लिखनी है। आप कौन सी डेट लिखेंगे यहाँ पर, वो वाली डेट लिखिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, उस दिन की यहाँ पर डेट लिखिएगा। कंट्रीज़ एंड प्लेसेस क्विज़। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दीज क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं और ये क्वेश्चन पूछे हैं, तो पिक्चर को देखकर तो मेरे हिसाब से हम नहीं बता सकते आंसर, ऐसे इतनी क्लियर विजिबल भी नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के फिर हम आंसर देंगे। ये कह रहे हैं इस जॉर्जिया आ स्टेट और एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये कह रहे हैं जो जॉर्जिया है, जॉर्जिया जो है वो एक स्टेट है या इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो ये दोनों हैं, एक स्टेट भी है और इंडिपेंडेंट कंट्री भी है। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा है इट इज़ बोथ, यानी ये दोनों है। बोथ मतलब दोनों, ये स्टेट भी है और इंडिपेंडेंट कंट्री भी है, इट इज़ बोथ। सेकेंड है हमारा अफ्रीकाज बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज़। अफ्रीका की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, सबसे ज़्यादा ऑयल पैदा करने वाली, बनाने वाली कंट्री कौन सी है, अफ्रीका की नाइजेरिया। क्या नाम है इसका, नाइजेरिया, NIGERIA। नाइजेरिया अफ्रीका की सबसे बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। थर्ड है हमारा व्हाट डू वेल्स एंड स्टेपीज़ हैव इन कॉमन। तो आपने ये SST में पढ़ा होगा, वेल्स और स्टेपीज़ दोनों ही हम ग्रासलैंड को ही कहते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, ऐसे ही हम प्रेरीज कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, और रशिया में अलग कहते हैं। हमने आपको जब आपने SST पढ़ी होगी तो SST में ज़रूर सुना होगा प्रेरीज। ठीक है, प्रेरीज हम ग्रासलैंड को कहते हैं। तो ऐसे ही वेल्स और स्टेपीज दोनों ही में कॉमन क्या है, दोनों ही क्या है, ग्रासलैंड है। ठीक है, व्हाट डू वेल्स एंड स्टेपीज हैव इन कॉमन। ये कह रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, बोथ आर ग्रासलैंड, दोनों ही ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड एक बहुत बड़ी जगह होती है, पूरे में खेती मतलब घास ही घास होती है, बीच में एक आध झाड़ फूस या ये कह लिए पेड़ एक दो दिख जाते हैं, वरना वो बहुत बड़े एरिया में घास होती है, तो उसे हम कहते हैं ग्रासलैंड। तो ये दोनों क्या है, बोथ आर ग्रासलैंड, यही दोनों चीज़ों में, दोनों में ये कॉमन है। फोर्थ आया हमारा व्हाट इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सदर्न मोस्ट टिप क्या है, कॉप हॉर्न, मतलब साउथ अमेरिका का सदर्न मोस्ट टिप, साउथ वाला बिल्कुल कोने में जो हमारा टिप है, बिल्कुल मतलब जिसे के लिए बिल्कुल आखिर वाला हिस्सा, तो उसका नाम क्या है, कॉप हॉर्न, COPE, कॉप HORN। ये दोनों क्या है, O है। ठीक है, COPE कॉप HORN, हॉर्न, कॉप हॉर्न। उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा फिफ्थ, इफ़ यू वर टू विजिट द होली सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना विच कंट्री यू वुड बी इन। ये कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं होली सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना, मक्का और मदीना की होली सिटीज़ में अगर जाना चाहते हैं तो आप किस कंट्री में जाएंगे इस जगह जाने पर। मक्का मतलब आपको अगर मक्का और मदीना जाना है, इन शहरों में जाना है, तो आपको किस कंट्री में जाना होगा। तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा ये सऊदी अरेबिया में है दोनों, मक्का और मदीना, तो आपको कहाँ जाना होगा, सऊदी अरेबिया। ठीक है, आप सऊदी अरेबिया में जाएंगे तो आपको मक्का और मदीना सिटीज़ मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6, सऊदी अरेबिया की स्पेलिंग देख लीजिए पहले यहाँ पर, SAUDI सऊदी, ARABIA सऊदी अरेबिया। फिर 6th है हमारा विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, सेचेलिस। क्या नाम है इसका, सेचेलिस,
SEYCHELLES, सेचेल्स, ठीक है। सेचेल्स अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री है। फिर आ जाते हैं हम सेवेंथ पे। सेवेंथ हमारा क्या है? विच जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर इज अ कोरल रीफ रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट। अब ये कौन सा ऐसा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है जो कि कोरल रीफ्स है, ठीक है, जो कि कोस्ट के पैरेलल, कोस्ट के बराबर बराबर गुजर रहा है, चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? बैरियर रीफ के नाम से। और कोस्ट किसे कहते हैं? कोस्ट कहते हैं वो इलाका, वो वाली ज़मीन का टुकड़ा जो समुंदर के किनारे रहा हो, ठीक है। जैसे इंडिया का हमारा नीचे वाला हिस्सा पूरा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमारा साउथ वाला हिस्सा क्या है? कोस्टल एरिया है पूरा। देखिए इधर वाला हिस्सा पूरा समुंदर के किनारे है, इधर सब ये हमारा समुंदर है, यहाँ पर हमारा ये कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पर जो इसके अलोंग चलता है उसे हम क्या कहते हैं? बैरियर रीफ। और किससे बना होता है ये? कोरल रीफ से बना होता है, कोरल रीफ होता है ये पूरा। फिर 8 है हमारा, इनहेबिटेंट्स इन एंटार्क्टिका आर ओनली साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, एग्री और डिसएग्री। ये कह रहे हैं जो इनहेबिटेंट हैं एंटार्क्टिका के, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाले, तो ये कह रहे हैं जो एंटार्क्टिका में लोग हैं रहने वाले वो खाली साइंटिस्ट और इंजीनियर होते हैं, क्या वहाँ पर वैसे नॉर्मल लोग नहीं रहते? तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस बात से एग्री हैं। एग्री या डिसएग्री? एग्री मतलब राज़ी हैं आप इस बात से? नहीं, तो हम इस बात से बिल्कुल राज़ी हैं, क्योंकि एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये समझ लिए कि महीनों महीनों तक तो सूरज नहीं निकलता, 6 महीने, तो वहाँ पर इंसान रहना इतना आसान नहीं है। 6 महीने बिल्कुल ठंड, 6 महीने बिल्कुल गर्मी, ठीक है, 6 महीने बिल्कुल अंधेरा, तो वहाँ पर कोई कैसे रह सकता है? तो वहाँ पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर खाली जाते हैं बस, ठीक है। वहाँ पर किसका काम है? खाली इंजीनियर और साइंटिस्ट का, मेनली ज़्यादातर काम जो होता है साइंटिस्ट का ही होता है, ठीक है। अब वो भी पूरे साल नहीं रह पाते हैं, जब मौसम चेंज होता है तब जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, इस तरह से। तो हम इस बात से एग्री हैं, वहाँ पर नॉर्मल लोग नहीं रह सकते, हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोगों के लिए वहाँ पर कोई ऐसा जगह ही नहीं है कि हम वहाँ पर अपना काम कर पाएँ। 6 महीने बंद रहना पड़ेगा हमें पूरा। फिर 9 है, लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन दिस कंट्री हैज़ 2 आइलैंड। ये कह रहे हैं पैसिफिक ओशन में ये कंट्री है और इस कंट्री के 2 आइलैंड हैं, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। नेम द कंट्री। तो इसके इस कंट्री के 2 नाम हैं, मतलब 2 आइलैंड हैं, एक नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, और ये पैसिफिक ओशन में है ये कंट्री। इसका नाम बताइए। तो इस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड। क्या नाम है इस कंट्री का? न्यूजीलैंड। इसके 2 आइलैंड है, एक नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, और ये पैसिफिक ओशियन के अंदर है ये कंट्री। क्या नाम है इस कंट्री का? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन के अंदर। फिर 10th है हमारा, सम यूरोपियन कंट्रीज़ आर टुगेदर नोन एज द लो कंट्रीज एज मच ऑफ द लैंड इज़ बिलो सी लेवल। वाट आर दे? अब ये कह रहे हैं कुछ यूरोप की कंट्री ऐसी हैं, वो इतनी लो कंट्रीज़ हैं जिसे लो कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। क्यों ना जाना जाता है? तो आपको पता होगा, हम सी लेवल के हिसाब से, समुंदर के लेवल के हिसाब से हम ज़मीनों की ऊंचाई गहराई नापते हैं। तो लैंड के ये इतनी गहरी है, मतलब सी लेवल से भी बहुत नीचे है ये ज़मीन, सी का जो लेवल है उससे भी बहुत नीचे है इसका लेवल, तो इस वजह से इसे लो कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। तो अब उस कंट्रीज़ के नाम क्या हैं? जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसका नाम क्या है? एक नीदरलैंड और बेल्जियम। क्या है? एक नीदरलैंड, NETHER, नीदर LANDS, नीदरलैंड्स, और बेल्जियम BELGIUM। बेल्जियम और नीदरलैंड एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्हें लो कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतने बिलो है सी लेवल के, जिसकी वजह से इन्हें लो कंट्रीज़ का नाम दिया गया है। क्या नाम है इसका? नीदरलैंड एंड बेल्जियम। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर भी पार्ट 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। किस दिन की यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे? वही सेम डेट जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। अब कुछ पार्लियामेंट्स हैं, आपको पता होगा, पार्लियामेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर नोन बाय देयर लोकल नेम्स। अलग अलग कंट्रीज़ के पार्लियामेंट्स, उन्हें अलग अलग नामों से, उनके लोकल नाम से बुलाया जाता है। जैसे हमारे में अलग नाम से और कहीं पर अलग नाम से, तो अलग अलग पार्लियामेंट्स को हमें मैच करना है, किस नाम से कहाँ पर बुलाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैच द पार्लियामेंट विद इट्स कंट्री। अब अलग अलग पार्लियामेंट्स के यहाँ नाम दिए हैं, यहाँ कंट्रीज़ के नाम दिए हैं, हमें मैच करना है। पहले क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा। आपने सुना होगा लोकसभा और राज्यसभा इंडिया के अंदर बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? इंडिया के अंदर। तो किससे मैच करेंगे आप इसे? इंडिया, ठीक है। फर्स्ट वाला किसका हो गया? ई का, तो यहाँ पर लिख दिए फर्स्ट, नंबरिंग कर दिए बस। अगर आप लाइन खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर इधर उधर मिक्स हो जाएगा सब। सिंपल यहाँ पर अगर ये फर्स्ट है तो यहाँ पर आप लिख दिए फर्स्ट। इंडिया में तो बोला जाता है लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट को इंडिया में क्या कहा जाता है? लोकसभा राज्यसभा के नाम से। तो ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट, इंडिया। दूसरा क्या है हमारा? फिर दूसरा है तोशोकदू, यानी नेशनल असेंबली के नाम से। नेशनल असेंबली के नाम से कहाँ पर बुलाया जाता है? तोशोकदू के नाम से। तो ये हमें बोला जाता है भूटान में। कहाँ पर? भूटान के अंदर। भूटान के अंदर तोशोकदू के नाम से बोला जाता है।
तो ये हमारा है दूसरा, तो ये हमारा भूटान इसका ठीक है आंसर, यानी आई वाला। तो यहाँ पर आप 2 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, फिर इधर मिलाएंगे, सब बहुत ज़्यादा कट जाएगा। फिर द कांग्रेस किस कहाँ पर बोला जाता है, मतलब ये पार्लियामेंट के नाम है, ठीक है। अब द कांग्रेस के नाम से कहाँ पर बोला जाता है, इसे बोला जाता है फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस में अपनी पार्लियामेंट को द कांग्रेस के नाम से बोलते हैं। हम लोग किस नाम से बोलते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, और ये लोग किस नाम से बोलते हैं फिलीपींस, ये कांग्रेस, द कांग्रेस, ठीक है। फिर है मजलिस, तो मजलिस ये 4th ईरान में बोला जाता है। मजलिस उर्दू का वर्ड है ये, ठीक है। मजलिस ये कहाँ पर बोला जाता है, ईरान में, ठीक है। फिर है हमारा डाइट के नाम से कहाँ पर बोला जाता है, डाइट ये तो खाने वाली डाइट वाली स्पेलिंग है, मगर ये कहाँ पर बोला जाता है, ये जापान में बोला जाता है। जापान में अपने पार्लियामेंट को डाइट के नाम से बुलाया जाता है। मैंने बताया ना, डिफरेंट कंट्रीज़ आर नोन बाय देयर लोकल नेम्स, पार्लियामेंट के अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो ऐसे ही डाइट कहाँ पर बोला जाता है, जापान में। यहाँ पर 5 लिख लिए आप, ठीक है। फिर है हमारा 6 सुप्रीम पीपल असेंबली, और सुप्रीम पीपल असेंबली कहाँ पर बोला जाता है, नॉर्थ कोरिया में अपने पार्लियामेंट को सुप्रीम पीपल असेंबली के नाम से बोला जाता है। क्या, सुप्रीम पीपल असेंबली के नाम से बोला जाता है नॉर्थ कोरिया में। उसके बाद आया हमारा 7 नेशनल पीपल कांग्रेस, तो 7th वाला है हमारा नेशनल पीपल कांग्रेस। तो चाइना में बोला जाता है अपने पार्लियामेंट को नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से, किस नाम से, नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से चाइना में बोला जाता है। तो इस पर 7th लिख लिए, और ये हमारा 6th हो गया है कोरिया वाला। फिर आया हमारा नेशनल पंचायत। हमारे में तो पंचायत आपने सुना होगा, मगर पार्लियामेंट को तो हम लोकसभा राज्यसभा कहते हैं। ऐसी नेशनल पंचायत कहाँ पर बोला जाता है अपनी पार्लियामेंट को, तो कहाँ पर बोला जाता है, नेपाल में। कहाँ पर, नेपाल में क्या वर्ड यूज़ करते हैं पार्लियामेंट के लिए, नेशनल पंचायत। क्या, नेशनल पंचायत कहाँ पर, नेपाल में। तो आप यहाँ पर डी पर लिख लिए 8। उसके बाद 10th आया हमारा जातीय संसद। तो जातीय संसद कहाँ बोला जाता है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अपनी पार्लियामेंट को जातीय संसद के नाम से बुलाता है। तो यहाँ पर लिख लिए 10। फिर लास्ट है हमारा शोरा, 11th वाला शोरा। तो शोरा कहाँ पर बुलाता है, अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में शोरा के नाम से अपनी पार्लियामेंट को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शोरा। तो ये हमारा क्या हो गया, 11th, यहाँ पर 11 लिख लिए इस पर। फिर नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 26, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के कुछ वंडर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ अनोखी जगहों के बारे में, या ये कह लिए स्ट्रक्चर्स के बारे में। बड़ा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ताजमहल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक वर्ल्ड्स वंडर में आता है ताजमहल, जो इंडिया के अंदर है हमारे। ये कह रहे हैं, इट इज़ द मैटर ऑफ फील ग्रेट प्राउड दैट ताजमहल वॉज नेम वन ऑफ द न्यू 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा ताजमहल है वो वर्ल्ड के 7वें वंडर में इसका नाम आता है, ठीक है। फिल इन डिटेल अबाउट सम ऑफ द रिमेनिंग 6 वंडर। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वंडर बचे हुए हैं। 7 हमारे वंडर हैं वर्ल्ड के, जिसमें से एक ताजमहल है। 6 वंडर्स यहाँ पर आपको और दिए हैं, उसके आपको ये कह रहे हैं रिमेनिंग जो बचे हुए हैं इनके आप नाम बताइए, उन डिटेल को लिखिए, ठीक है। सिलेक्टेड बाय द न्यू 7 वंडर्स फाउंडर गिवन बिलो। ये कह रहे हैं ये सब फाउंडर्स जो हैं 7 जो वंडर हैं उसमें जो सिलेक्टेड हैं ये सारे, तो 6 में से एक ताजमहल है, और 6 आपको यहाँ पर दिए हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और यहाँ पर एक 6। तो इनके हमें डिटेल लिखनी है, मतलब जो भी कुछ नाम है यहाँ पर पूछा है तो नाम बताना है। पहला क्या है, द रूइंस ऑफ चिचेन इट्सा हैव देयर ओरिजिन इन मयन आर्किटेक्चर एंड आर। तो ये क्या है, रूइंस तो एक तरह से हम कहते हैं खंडर को कहते हैं एक तरह से, मगर ये कह रहे हैं चिचेन इट्सा जो है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, मयान आर्किटेक्चर से हुई है। एंड आर एटलीस्ट 1500 ईयर्स ओल्ड, और ये 1500 साल पुराना है ये, ठीक है। ये पिरामिड के शेप का है ये, और ये कहाँ पर है, ये 1500 साल पुराना है ये, ठीक है। द पिरामिड टेम्पल हेयर इज़ फैसिनेटिंग, और देखिए पिरामिड वर्ड आ गया। तो यहाँ जो पिरामिड टेम्पल है ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। इट वॉज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एज वेल एज सेक्रेड गेम, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये जो पिरामिड टेम्पल है यहाँ बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। लोग बाग को ये मतलब लुभाता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बहुत सारे लोग बाग सिर्फ इसे देखने के लिए आते हैं। इट वॉज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एज वेल एज सेक्रेड गेम, और यहाँ पर बहुत सारे सेक्रेड गेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कुछ सेक्रेड गेम खेले जाते हैं, और ये वर्शिप की पूजा करने की जगह है, ठीक है। ऐसे आपने मेनली इजिप्ट में देखे होंगे, रोम जो कल्चर था ना उस ज़माने में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट द कोलोजियम। तो आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा पहले भी, ठीक है। आपकी आर्ट की बुक या आर्ट की फाइल होगी उस पर बना हुआ देखा होगा, या इधर उधर कहीं पर देखा होगा।
तो ऐसा लगता है ये टूटा हुआ है। हम जब छोटे थे हम तो ये समझते थे कि बिल्डिंग होगी पूरी, कभी टूट गई होगी, तो ये ऐसे ही बना हुआ है। ये एक आर्किटेक्चर के वो है कि एक आर्किटेक्ट की मतलब ये बताया गया है कितना बेहतरीन तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये आर्किटेक्चर शो करता है। तो द कोलोजियम, इसका नाम क्या है? कोलोजियम। द कोलोजियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट एम्फी थिएटर इन द सेंटर ऑफ द सिटी ऑफ रोम। जो रोम सिटी है उसके सेंटर में बना हुआ है ये। इसका नाम ये क्या है? एक एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर में मतलब अलग अलग तरह के उसमें मुकाबले होते हैं। और इट वॉज रोम सिटी में, इटली में, ठीक है, इट वॉज यूज मेनली फॉर ग्लेडिएटर कंटेस्ट। और ये ग्लेडिएटर कंटेस्ट के लिए तलवारबाजी होती है। तलवारबाजी के लिए वहाँ पर ये कंटेस्ट होते हैं, मतलब बैटल होती है, या ये कह लिए टूर्नामेंट समझ लिए आप। ठीक है, टूर्नामेंट होते हैं एक तरह के ग्लेडिएटर तलवारबाजी के, एनिमल हंट और जानवरों से लड़ाई के। तो चारों तरफ पब्लिक बैठी होती है, बीच में ये शो चल रहा होता है। एग्जीक्यूशन एंड मॉक्सी बैटल, और एग्जीक्यूशन और मॉक्सी बैटल होती है एक, जिसमें पानी से पूरी तरफ से भर दिया जाता है, फिर उसके अंदर बैटल होती है। ठीक है, ये पुराने ज़माने का है बहुत। तो ये सारी फाइट्स, ये सारे ऐसे ये जो तरीके हैं ये कंटेस्ट कराना, ये एनिमल हंट कराना, तो आपने देखा होगा जानवरों से लड़ाया जाता था। ये जैसे कोई आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कोई कैदी होता था, उसे छोड़ दिया जाता था, और आगे से कोई सामने कोई जानवर छोड़ दिया जाता था, फिर उससे लड़ाई होती थी, शेर है या बाकी। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक एम्फी थिएटर है, यहाँ पर इटली में, रोम में मौजूद है ये, उसके सेंटर में बिल्कुल। इसका नाम क्या है? कोलोजियम। फिर थर्ड क्या है हमारा यहाँ पर? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आपने इसका नाम कई बार सुना होगा, देखा भी होगा, अभी देख लिया आप। ये क्या है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये कहाँ पर है? इसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और ये चाइना के फोर्टिफिकेशंस के लिए, फोर्टिफिकेशंस क्या होता है अभी बताते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ अ सीरीज ऑफ स्टोन एंड अर्थन फोर्टिफिकेशन इन चाइना। ये चाइना में बनी हुई है। ये सीरीज ऑफ स्टोन मतलब लगातार पत्थरों को मिला कर ज्वाइन कर करके बनाया गया है। और फोर्टिफिकेशन, अर्थन फोर्टिफिकेशन इन चाइना, चाइना में अर्थन फोर्टिफिकेशन करने के लिए, किलाबंदी करने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। जैसे क्या किया जाता है, हम अपने घर के चारों तरफ मतलब अपने घर पे बाउंड्रीज उठाते हैं, दीवार लगाते हैं कि कोई चोर, कोई जानवर हमारे घर में न घुस आए, हम सेफ रहे, रात में मतलब चैन से सो सकें। तो इसी तरह से पहले ज़माने में दूसरे मुल्कों से या दूसरे राज्य से बचाने के लिए किले बनाए जाते थे, दीवारें खड़ी कर दी जाती थी। तो इसी तरह से ये फोर्टिफिकेशन कराया गया था चाइना में। वॉज बिल्ट एंड रीबिल्ट मैनी टाइम्स टू प्रोटेक्ट द नॉर्थन बॉर्डर। और ये बनाया गया था और कई बार इसे दोबारा बनाया गया, मतलब जैसे कुछ टूट रहा है, फूट रहा है, तो उसे दोबारा मेंटेन करने के लिए बनाया गया। किस लिए? टू प्रोटेक्ट द नॉर्थन बॉर्डर, अपना नॉर्थ का बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अपने नॉर्थ का जो बॉर्डर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। इट इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड मोनूमेंट डैट कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम स्पेस। और ये हाथ से इंसान के मैन मेड यानी इंसान के ज़रिए बनाई हुई सबसे लंबी मोनूमेंट है, सबसे लंबी इमारत है ये पूरी दुनिया में। अब तक इससे लंबी इमारत नहीं बनाई गई, और ये इतनी लंबी है कि आप काफ़ी दूर से, काफ़ी डिस्टेंस से खड़े होकर, काफ़ी स्पेस से खड़े होकर देख सकते हैं, इतनी लंबी है ये। ठीक है, मतलब आप काफ़ी दूर से खड़े हैं तो समझिए यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से ये पूरा दिखाई देगा ही ना, क्योंकि इतना लंबा है कि आप कितनी भी डिस्टेंस पे चले आइए आपको ये नज़र आना ही है। समझ गए आप? मतलब जैसे कि आप मान लिए आप यहाँ से यहाँ पर है इतनी दूर, तो आप ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 500 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ पर भी खड़े होकर देखेंगे तो यहाँ पर तो इसका हिस्सा दिखेगा। ये इतनी लंबी है कि आपको नज़र आनी ही आनी है। ठीक है, काफ़ी लंबाई तक ये बनी हुई है, और ये मैन मेड है, इंसान नहीं बनाई है, इंसानों ने। फिर है हमारा पेट्रा। पेट्रा क्लोज टू द सिटी ऑफ अमन इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन जॉर्डन। ये क्या है? एक सिटी ऑफ अमन में है पेट्रा। ये आपको देख के ही लग रहा होगा, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक है, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। आपने आर्कियोलॉजिस्ट सुना होगा, आर्कियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं, तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसमें आर्कियोलॉजिकल साइट बताया गया है इन जॉर्डन। कहाँ पर है? जॉर्डन में। लाइंग ऑन द स्लोप ऑफ माउंट हॉर, और माउंट हॉल के पहाड़ियों में, उसके पहाड़ की स्लोप पर दिखता है। कहाँ पर? माउंट हॉर के स्लोप पर है ये। इन द लार्ज वैली, कहाँ पर? इन द लार्ज वैली रनिंग फ्रॉम द डेड सी टू द गल्फ ऑफ अकाबा। जो एक बड़ी लार्ज वैली है जो डेड सी से गल्फ ऑफ अकाबा तक जाती है, वहाँ पर। इट वॉज बिल्ट सम 2500 ईयर्स बैक। और ये कम से कम 25 साल पुरानी बनी हुई है ये, और अभी भी ऐसी की ऐसी है। तो ये वर्ल्ड ऑफ वंडर्स में आते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारा क्लोज टू द टाउन ऑफ कस्को इज़ मचू पिचू। जो हमारा टाउन ऑफ कस्को है
ये जो टाउन है कस्को, इसी के पास हमारा एक मचू पिचू है। ये आपको अजीब सा दिखने में लग रहा होगा, ऐसे लग रहा है पहाड़ी इलाका टाइप का, ये मगर स्टोन नहीं है, ठीक है। ये मचू पिचू विच इन द लोकल डायलेक्ट, मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए आम भाषा में, उसका मतलब होता है ओल्ड पीक, पुरानी चोटी। मचू पिचू का मतलब क्या होता है? पुरानी चोटी। इसका नाम ही ऐसा ही है, पुरानी चोटी के नाम पर, ठीक है। इसका मतलब है मचू पिचू का। इज़ लोकेटेड अबाउट 2500 मीटर अबव द सी लेवल, 2400 मीटर अबव ऊंचाई है इसकी सी लेवल से। सी लेवल ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सारी हाइट जो है मेज़र करते हैं हम सी लेवल से ही। इट इज़ ऑफन रिफर टू एज द लॉस्ट सिटी ऑफ द पेरू, और इसे बाद में क्या रिफ़र कर दिया गया? लॉस्ट सिटी ऑफ द पेरू, ठीक है। पेरू की खोई हुई सिटी का नाम दे दिया गया इसे, क्या? मचू पिचू को क्या कह दिया गया कि लॉस्ट सिटी है पेरू की। फिर लास्ट हमारा छठा जो हमारा आया, सातवां तो हमने पहला बता ही दिया था ताजमहल, फिर हमने यहाँ पढ़ा एक, फिर ये पढ़ा, फिर ये, अब ये हमारा सिक्स्थ है। दिस 100 फीट हाई स्टेचू ऑफ क्रिस द रिडीमर, ये क्रिस द रिडीमर की 100 फीट ऊंची मूर्त है, मूर्ति है, ठीक है। कितनी ऊंची है ये? 100 फीट ऊंची। क्या नाम है इसका? क्रिस द रिडीमर। वॉज बिल्ट इन पेरिस, ये पेरिस में बनाई गई थी। एंड इंस्टॉल्ड अटॉप द कॉर्कोवेडो, क्या नाम है? कॉर्कोवेडो माउंटेन इन रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में जो कॉर्कोवेडो माउंटेन है पेरिस के अंदर। तो ये किसकी मूर्ति है? क्रिस द रिडीमर, इसका नाम क्या है? क्रिस द रिडीमर। बनाई कहाँ पर गई है? कॉर्कोवेडो माउंटेन में, ठीक है। कब बनाई गई थी? 1931 में। ये 100 फीट ऊंची मूर्ति है और ऊपर से पहाड़ के ऊपर बनाई गई है। पहले पहाड़, उसके ऊपर इसकी खुद की हाइट 100 फीट ऊंची, तो कितनी ऊंची होगी ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं यूनिक फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये हमारा पार्ट 6, यहाँ पर पार्ट 7 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप इधर ध्यान दिए, इधर नेक्स्ट चैप्टर में हमारा नेक्स्ट पार्ट में। फिर हमारा आया यूनिक फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनिक फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसे पेपर को यहीं लगे रहने दिए। आपको पता होगा हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्स कंट्री है। इसके अंदर अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। तो ये कह रहे हैं इंडिया के कुछ यूनिक फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर भी पार्ट 6 लिख लीजिएगा। अब ये बार बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि ये भी पार्ट 6 का ही है, तो पार्ट 6 लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे। इंडियन ट्रेडिशनल फेस्टिवल कस्टम एंड रिचुअल्स आर यूनिक इन देमसेल्फ, ये कह रहे हैं जो इंडिया के फेस्टिवल कस्टम्स और रिचुअल्स हैं, ठीक है, वो अपने आप में यूनिक हैं, बिल्कुल अपने आप से सबसे अलग हैं, डिफरेंट हैं। नेम दिस इंडियन फेस्टिवल, अब ये कुछ इंडियन फेस्टिवल्स के नाम दिए 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। यहाँ पर 8 तक इनके हमें नाम देने हैं। पहला क्या है? इट्स अनदर नेम इज़ सलूनो। तो आपने रक्षाबंधन तो सुना होगा, तो रक्षाबंधन जो हमारा त्यौहार है इसका नाम सलूनो भी है। क्या नाम है इसका? सलूनो। रक्षाबंधन को सलूनो के नाम से भी जाना जाता है। आज हो सकता है आपने पहली बार सुना हो या हो सकता है आपको पता हो, मगर ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि रक्षाबंधन जो इंडिया का फेस्टिवल है, ठीक है, जिसमें राखी बांधी जाती है, तो ये इसे हम सलूनो के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या कहते हैं इसे? सलूनो, SALUNO, सलूनो। स्पेलिंग क्या है? रक्षाबंधन, RAKSH, रक्षा, BANDHAN, बंधन। फिर सेकंड है हमारा विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय गिफ्टिंग कलर एग। ये फेस्टिवल ऐसा है जिसमें कलर्ड एग, रंग बिरंगे अंडे दिए जाते हैं। सिम्बोलाइजिंग बर्थ, जिसमें किसे बर्थ सिम्बलाइज़ किया जाता है, किसे शो किया जाता है? बर्थ को, जन्म को सिम्बलाइज़ किया जाता है। टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, और दिए किसे जाते हैं ये एग? अपने दोस्तों को, अपने फैमिलीज़ को, अपने परिवार को एग दिए जाते हैं। इसका नाम क्या है? ईस्टर, ठीक है। ईस्टर है इस त्यौहार का नाम, ईस्टर। इसमें कलरफुल एग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। अब उस एग के अंदर क्या होता है इतना हमें नहीं पता है, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएंगे तो गिफ्ट ही होता है मेनली, उसे कलरफुल एग्स में डिज़ाइन करके या कलरफुल एग एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है। और एग इसलिए देते हैं कि जैसे कि एग में से चूज़ा निकलता है तो उसकी बर्थ होती है, तो बर्थ को सिम्बलाइज़ करने के लिए, उसे शो करने के लिए, सिर्फ इसी वजह से एक दूसरे को कलरफुल एग जो है गिफ्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। इसका नाम क्या है? ईस्टर। फिर थर्ड है हमारा इन विच फेस्टिवल ऑफ केरला इज़ अ प्रोसेशन ऑफ डेकोरेटेड एलिफेंट टेकन आउट। केरला का कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसमें ये तरीका, मतलब इस तरीके से मनाते हैं कि वो सजे हुए हाथी को निकालते हैं, अपने हाथियों को सजा कर निकाला जाता है और उसके चलाया पूरे, मतलब उसी में सफ़र करते हैं, मूव करते हैं और हाथियों को खूब अच्छी तरीके से सजाते हैं। तो क्या नाम है इसका? थ्रीसुर पूरन। क्या नाम है? थ्रीसुर पूरम, ठीक है। ये केरला का फेस्टिवल है
इसमें हाथियों को सजाया जाता है और इसे फिर क्या करा जाता है, फिर इसी पर मूव करते हैं लोग बाग। फिर है हमारा फोर्थ, नेम द फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा, ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। डिटी जगन्नाथ, जो जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बालाभद्रा और उनकी सिस्टर, उनकी यानी उनकी बहन सिस्टर सुभद्रा आर प्लेस इन अ ह्यूज चैरियट, बड़े से रथ पे इन्हें रख के हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज, 100 लोग मतलब काफ़ी लोग मिलकर इन्हें फिर खींचते हैं। किस किस की मूर्त होती है, जगन्नाथ, भद्रा और बालाभद्रा और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की मूर्तियों को, स्टेचूज़ को रखकर फिर क्या किया जाता है, चैरियट पे रखकर उसे पुल किया जाता है, खींचा जाता है। कौन खींचते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिवोट्स होते हैं वो खींचते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है, रथ यात्रा। रथ यात्रा आपने सुना होगा, ठीक है। फिफ्थ है, दिस फेस्टिवल ऑफ आसाम इन्वॉल्व बाथिंग एंड वर्शिपिंग काउस, ये आसाम का फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है, गाय की वर्शिप्स की जाती है, यानी उनकी पूजा की जाती है, उन्हें नहलाया जाता है पहले, उसके बाद उनकी पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद फास्टिंग ऑन द रीजनल डेलेसी पिथा एंड परफॉर्मिंग ऑफ फॉरेस्ट डांस, और उस दिन जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं, जो मतलब खाना नहीं खाते उस दिन, फास्ट करना उसे कहते हैं। एंड डांस, फोक डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, विच शेयर्स इट्स नेम विद द फेस्टिवल, और जिसकी वजह से इसका नेम क्या पड़ा है फेस्टिवल का, बिहू। क्या नाम है इसका, नेम बिहू। इसमें गाय को क्या किया जाता है, उन्हें नहलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और उस दिन ये क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, ठीक है, और फोक डांस परफॉर्म करते हैं। सिक्स्थ है, एन 18-day फेस्टिवल इन राजस्थान, ये 18 दिन का फेस्टिवल होता है राजस्थान में, 18 दिन तक मनाया जाता है। टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती, पार्वती और शिव की शादी को, उनकी जो मैरिज हुई थी उसे, उसकी खुशी में, उस शादी की खुशी में ये लोग 18 दिन का त्यौहार मनाते हैं राजस्थान में। इसे क्या कहते हैं, गैंगौर। क्या नाम है इसका, गैंगौर, GANGAUR, गैंगौर जो है 18 दिन तक मनाया जाता है राजस्थान में। और किस लिए मनाते हैं, शिव और पार्वती की शादी को लेकर, ठीक है, जो इनके गॉड शिव और गॉडेस पार्वती हैं, उनकी मैरिज जब हुई थी तो उसकी खुशी में क्या करते हैं, ये गैंगौर मनाते हैं। 18 दिन का त्यौहार होता है, राजस्थान में मनाया जाता है। फिर सेवेंथ है, द नाइट बिफोर द डे ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ कॉल्ड द नाइट ऑफ द मून। अब आपको ये पता होगा, त्यौहार के एक दिन पहले की जो रात होती है उसे कहा जाता है नाइट ऑफ द मून, यानी चांद रात। तो चांद रात से आपको समझ में आ गया होगा, ईद उल फित्र की बात कर रहे हैं। एंड इज सेलिब्रेटेड बाय विजिटिंग स्पेशल बाजार सेटअप्स अंडर द ओपन स्काई, और कैसे मनाया जाता है, एक खुले हुए ओपन स्काई में, मतलब जिसके ऊपर छत ना हो, खुले हुए आसमान में बाजार लगता है, मेला लगता है, लोग बाग उसमें घूमने जाते हैं, ठीक है। और इस त्यौहार से पहले की जो रात होती है उस दिन लोग बाग शॉपिंग करते हैं मेनली, और उस रात को क्या कहा जाता है, चांद रात बोला जाता है, द नाइट ऑफ मून। इसका नाम क्या है त्यौहार का, ईद उल फित्र, यानी ईद जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर 8th है हमारा लास्ट, दिस फेस्टिवल हैज़ वेरियस नेम्स इन डिफरेंट रीजन, ये कह रहे हैं ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मकर संक्रांति, MAKR, मकर, SANKRAN, संक्रांति, TIT, मकर संक्रांति जो एक ऐसा फेस्टिवल है वो अलग अलग रीजन में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया, और फिर ये हमारा पार्ट 7 है, ठीक है, ये पार्ट 7 है, तो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसे। अब आप इसे कंप्लीट कर लिएगा, पार्ट लिख लीजिएगा, ये भी पार्ट 6 है, डेट मेंशन कर लिएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी पार्ट 6 लिख लिएगा, और यहाँ पर डेट लिख लीजिएगा। डेट कौन सी लिखनी है, डेट आपको हमें पता होनी चाहिए कि डेट हम वो वाली लिखते हैं जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है उस दिन की, ठीक है। तो पार्ट 6 हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पेज नंबर 24 से, ठीक है, चैप्टर 19, यहाँ पर पार्ट 6 है, यहाँ पर भी पार्ट 6, पेज चैप्टर 20 और चैप्टर 21, ये भी हमारा पार्ट 6 में है, और लास्ट हमारा चैप्टर 22, ठीक है, ये भी हमारा पार्ट 6 में है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाता हूँ, सिलेबस में हमारा क्या क्या है, चैप्टर नंबर 15 से लेकर चैप्टर नंबर 27 तक हमारा क्या है, हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। और ये कितने पार्ट में हमने डिवाइड करा है, 3 पार्ट में, जिसमें 5
चैप्टर पार्ट 5 हमने करा था, 15, 16, 17, 18 ये 4 चैप्टर किए थे। आज हमने करा है पार्ट 6, ये हमने कंप्लीट कर दिया, ये हमने पहले कंप्लीट कर दिया था। पार्ट 6 में हमने क्या पढ़ा है आज? चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 22 यूनिक फेस्टिवल ऑफ इंडिया तक। ठीक है, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है पार्ट 7, और उसके बाद हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे हाफ ईयरली एग्जाम के, और आपको यही पार्ट आपको पढ़ने हैं खाली। ठीक है, पार्ट 5, 6, 7, 8 इसमें क्या है 23, 24, 25, 26 और एक 7। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 7 पढ़ेंगे इसका। ठीक है, आज हमने पार्ट 6 पढ़ लिया, पार्ट 5 पहले पढ़ चुके हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।